आप सभी का एक बार फिर से एजुकेट ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आशीष तिवारी स्वागत करता हूं। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 11th की बायोलॉजी, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है और उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। खास करके वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th का एग्जाम दिया है, चाहे वो ICSE बोर्ड के हों या CBSE बोर्ड के हैं। अगर आप आगे अपना बायो फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, नीट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आइए एक साथ जुड़ते हैं फिर से और अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, क्लास 11th में जो बायोलॉजी है उसमें कंटेंट क्या है। सबसे पहली बात, क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, 9 10th में जो आप पढ़ के आते हो, सारी चीजें लगभग वही रहती हैं। बस वहां पर सिलेबस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, कॉन्सेप्ट कुछ बढ़ जाते हैं, तो वहां पर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको अच्छे से बताई जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से चीजें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में जो हमारा बायो का जो सिलेबस है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो हमारा थ्योरी का जो पार्ट होता है वो 70 मार्क्स का होता है और बाकी प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का है। तो उसमें हमारा जो सिलेबस है वो टोटल इस तरह से देखें तो 5 यूनिट्स में वो डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट यूनिट हमारी है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब सिलेबस जो है यहाँ पर क्लास 11th का बहुत ही बेहतर है, काफी कुछ कंटेंट है पढ़ने को। और अगर आपने 11th में ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ी तो डेफिनेटली जो आपका नीट का एग्जाम है या जो आगे आप बायो फील्ड में जो भी कैरियर अपना डिसाइड करेंगे वहां पे काफी हेल्प मिलने वाली है। 11th को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा सिलेबस होता है। अगर आपने 11th वाला सिलेबस केवल बस काम चलाने के लिए पढ़ाई की और सोचा कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, स्कूल का एग्जाम पास कर लेंगे, और इसमें आपने जरा से भी लापरवाही की, तो जाहिर है कि आगे चल के काफी फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि 12th के बाद फिर आपके पास टाइम नहीं होता है कि हम कंपटीशन की तैयारी कर पाए, ठीक है। फिर वहां पर एक्स्ट्रा आपको फिर गैप लेना पड़ता है और फिर आप उसी चीज को दोबारा से पढ़ते हैं। तो जरूरत है लग करके अभी से और अच्छे से पढ़ा जाए, तो डेफिनेटली जो हम चाह रहे हैं, जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं, वो हमें जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पहली यूनिट है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर हम देखें तो टोटल 10 मार्क्स यहां से हमें मिलेंगे आउट ऑफ 70। तो पहली यूनिट का आज हम पहला जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहां पर हमारा जो पहला चैप्टर आ रहा है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहली बात होगी व्हाट इज लिविंग, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, इसका एक कंपैरिजन हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइफ की अगर आप बात कर रहे हो, भाई बायोलॉजी में हम पढ़ने क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ में लिविंग चीजों को समझना बहुत जरूरी है। प्लांट लिविंग है या नॉन लिविंग है, एनिमल्स की बात करें या बाकी जो माइक्रोब्स है, हमारे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इनमें लिविंग का कंपैरिजन कैसे करेंगे नॉन लिविंग के साथ, वो सब हम देखेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी, इस अर्थ के ऊपर जो भी लाइफ है, ठीक है, माइक्रोब से लेकर के प्लांट और एनिमल्स तक इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनको कैसे स्टडी करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें समझेंगे। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, हमारे डोमेन कौन कौन से हैं, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की सिस्टम क्या है, हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बीच का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। टूल्स फॉर स्टडी एंड टैक्सोनॉमिक में हम कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स की बात करेंगे, जिसमें म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन जैसी चीजों के हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट है, इस चैप्टर के अंदर इतनी बातें आपको पढ़नी है, ठीक। एनसीईआरटी आप उठाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो एनसीईआरटी को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी का सारा जो टॉपिक है वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको मिलती रहेंगी, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक जो हमारा वो है व्हाट इज लिविंग। तो अगर हम बात करें कि लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग चीज है, आप देख रहे हैं अपने आसपास क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये लिविंग है और क्या है जो नॉन लिविंग है। तो अगर हम बात करें माइक्रोब्स में, देखिए जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जो फंगस है, वो जनरली हमें क्या है नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, ठीक है। हाँ, फंगस में कुछ ऐसी फंजाई भी हैं जो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं। तो अब ये बात आती है क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस चीज को हम कैसे पहचान लें। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर छिपा हुआ है
लिविंग, नॉन लिविंग और डेड के बीच में। तो ये तीन चीजों को अभी हम समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहली चीज आती है कि लाइफ को अगर हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो क्या है, लाइफ इज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बॉडी है, कोई बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी जो सेल्स है वो मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा सिस्टम बनता है, सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो लाइफ है वो यूनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसका है, मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मतलब बायो मॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर ही है। ठीक, अगर हम इस बॉडी को देखें, जब कोई बॉडी डेड हो जाती है, जो आप उसको जला देते हो, तो उसके बाद हमें जो भी राख मिलती है उसमें क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन, जो भी ये सारी चीजें हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो हमें वहां से फिर से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के वो सारे रॉ मटेरियल जो हमने इस अर्थ से लिए हैं, एक बॉडी को डेवलप किया है, जब हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो सारे बेसिक कंपोनेंट फिर से इसी सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी है उसमें जो सेल हैं, वहां पर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो वहां पे फोटोसिंथेसिस में बहुत रिएक्शंस होती हैं। अगर हम बात करें प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पर रिएक्शंस होती हैं। तो अच्छा, रिएक्शन जो भी है वो दो टाइप की है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं, कुछ ऐसी हैं जो डिस्ट्रक्टिव नेचर की हैं। तो वो सारी बातें भी जो है हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे जब हम लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये कर क्या रहे हैं, विच लीड्स टू ग्रो, डेवलपमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो उसमें एक बात बहुत बड़ी वजह से, वो क्या है, अडेप्टेशन। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास बात क्या है, वो चीजों को अडॉप्ट करता है। जिस कंडीशन में आप रहोगे, धीरे धीरे वहां के नेचर को, वहां की कंडीशंस को आप क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। लेकिन जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनके अंदर ये जो है कैपेसिटी नहीं है अडेप्टेशन की, वो क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो लाइट हो, या कुछ भी हो जो बाहर से हमारी बॉडी पे आ रहा है, उसके अगेंस्ट हम कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। और एक बात यहां पर लिखी हुई है कि कैपेबल किसके लिए, अडेप्टेशन के साथ साथ क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपने देखा होगा, क्या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, नहीं करता है। लेकिन हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ये पावर होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो अपने जैसे दूसरे यंग वंस को बना सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर माइक्रोब्स की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया की, फंजाई की, या फिर वायरसेस में भी रिप्रोडक्शन होता है। वो भी अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में एक चीज दिखा रहे हैं कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रखना है, माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, यहां पर एक जो ये टर्म लिखा है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी बन जाती है, एक सेल से दूसरी सेल बन जाती है। तो ये जो रेप्लिकेशन पावर है ये उसको लिविंग बनाती है। इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप चलते हैं, अपने आप खाना पीना खाते हैं, मतलब उनके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग पावर है, वो अपने आप को खुद गवर्न कर सकते हैं, खुद अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, वो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है। वो बाहर से जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस उसे मिलता है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे मान लीजिए, अगर भाई मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर आपने कुछ भी उसके लिए कोई भी एक्टिविटी आपने बाहर से की, ठीक है, आप बाहर जा रहे थे, ठीक है, बाहर मान लीजिए आपको डॉग मिलता है कोई, उस डॉग को अगर आप मान लीजिए पत्थर मारते हैं तो वो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, वो आपके हो सकता है वो आपको दौड़ा भी सकता है। ठीक, या कोई दूसरा एनिमल है, मान लीजिए बाहर कोई स्नेक मिल गया, आप उसके पास जाते हैं, आपने उसको डिस्टर्ब किया, जाहिर सी बात वो रिस्पॉन्स करेगा। तो हर एनिमल के अंदर ये पावर, वो अपने आप को डिफेंस करना चाहता है, उसी डिफेंस में वो कुछ भी कर सकता है, वो आप पे अटैक कर सकता है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक्चुअली में वो क्या है, रिस्पॉन्स है, वो अगेंस्ट आता है आपके बाहर की एक्टिविटी के अगेंस्ट। जो भी वो एक्टिविटी करेगा उसे हम क्या बोलेंगे,
रेस्पॉन्स बोलेंगे। तो ये जो रेस्पॉन्स वाला नेचर है वो किसके पास है? लिविंग के पास। अब कोई भी नॉन लिविंग की बात करें, मान लीजिए कोई चेयर है प्लास्टिक की, ठीक है, उस प्लास्टिक की चेयर को आप कहीं भी पटक दें, कुछ भी कर दे, कभी कोई रिस्पॉन्स करने वाली नहीं है। आप उसे हाई टेम्परेचर पर रख दो, लो टेम्परेचर पर रख दो, वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, वो हर कंडीशन में उसी तरीके से बिहेव करेगी। मतलब जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, जो लिविंग चीजें हैं उनके अंदर क्या होता है, वो रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, एक चेयर आपने घर में ला के रख ली तो क्या वो थोड़ी दिनों बाद 2 चेयर बन जाएंगी वहां पर? नहीं। बट अगर आप कोई एनिमल पेट करते हैं, ठीक है, डॉग है या काऊ है, तो आप देखिए उनके अंदर रिप्रोडक्शन पावर है, वो 1 से 2, 2 से 4 आगे इससे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो जो नंबर अपने इंक्रीज कर सकते हैं, जो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अब क्लियर हो गया कि लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीजें। अब एक बात यहां पर आपको समझनी है क्या, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हम लिविंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात जनरली करते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह है, ठीक है, और जो रिप्रोडक्शन है वो भी एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे म्यूल की बात करते हैं, ठीक है, तो जो म्यूल होता है वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता, एक म्यूल से दूसरा म्यूल नहीं बन सकता। कारण क्या है पता है? उसके अंदर रिप्रोडक्शन पावर नहीं है। हाँ, आपने उसको बाहर से बनाया, कैसे? 2 अदर एनिमल्स को मिलाया, डोंकी एंड हॉर्स के बीच में क्रॉस कराते हैं तो म्यूल बनता है, लेकिन म्यूल से म्यूल नहीं बन सकता। कहने के मतलब एक दूसरा अगर एग्जांपल देखें, लाइगर, टाइगर और लॉयन को मिला के उनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो क्या बनता है? लाइगर बनता है। बट लाइगर से लाइगर नहीं बन सकता है, वो लिविंग बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो स्टेराइल नेचर के हैं। इसका मतलब है जो रिप्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा जो माउंटेन है उनमें भी ग्रोथ होती है, उनका भी साइज बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन माउंटेन क्या है? लिविंग नहीं है, वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो अगर हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को ही केवल कंपेयर करेंगे तो चीजें हमारी गलत हो जाएंगी, हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो एक डेफिनेशन जो हम लोग लिविंग के एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं वो क्या है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, reproduction, metabolism, etc., which distinguish them from non-living things। यहां पर ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को तो रखा है, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉइंट और रखा गया है, वो क्या है? वो है बेटा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें तो यहां पर कंपैरिजन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी होती है हमारी बॉडी में, अब चाहे वो कैटाबॉलिक हो या एनाबॉलिक हो, इससे मतलब नहीं है, बट यहां पर ये रिएक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, नॉन लिविंग में ये ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बाकी रही बात ग्रोथ की, रही बात डेवलपमेंट की, तो ये सारी चीजें हैं, रिप्रोडक्शन है, ये भी डिफाइन करते हैं कि हाँ बॉडी लिविंग है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ ना हो। ठीक है, वहां पर भी हमें ग्रोथ को देखने को मिलता है, क्योंकि मास बढ़े, नंबर बढ़े, ऐसी सारी चीजें, जो भी चीजें इंक्रीज कर रही हैं, चाहे वो साइज में हो या उनका जो है इंटरनल सेल के नंबर्स बढ़ रहे हो, ये सब ग्रोथ में आता है। तो केवल ग्रोथ को कंसीडर करके हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस आपको दिख रही हैं, चाहे वो फ्रॉग है, आउल है, लायन है, ये सारी चीजें क्या है? लिविंग में आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, आप टाइगर के सामने जाकर के खड़े हो जाइए, ठीक है, फिर वो देखिए क्या करता है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी इंसेक्ट है, उसको आप पकड़ते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, हो सकता है वो काट ले आपको। एक्चुअली में वो जो अब अपोजिट जो रिएक्शन कर रहा है वो उसका रिस्पॉन्स ही है, वो भले आपके लिए हार्मफुल है, यूजफुल है, इससे मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें जो रिस्पॉन्स करने वाली हैं, इनको हम किसमें इंक्लूड करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो क्लियर हो गया होगा कि लिविंग क्या होते हैं? जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीजों को शो करते हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिज्म किसमें कंसिडर किए जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें और हैं जिनको डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज आती है यहां पर ग्रोथ, क्योंकि अभी जो हमने बात की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्राइटेरिया में, तो उसमें ग्रोथ सबसे पहला पॉइंट आता है। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ क्या है, ग्रोथ को हम किन किन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, और ग्रोथ कहां कहां हो सकती है, लिविंग में कैसे होगी और नॉन लिविंग में कैसे होगी। ठीक है,
तो देखिए ग्रोथ में क्या लिखा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर इसमें देखिए इसके एग थे, एग से फिर धीरे धीरे इंडिविजुअल्स बन गए, नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, पहले एक थे फिर दो फिर चार ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये बर्ड अपने नंबर्स को बढ़ा रही है, ये क्या है, ग्रोथ है, ठीक। इधर देखें अगर हम यहाँ पे देखिए ये सेल है, ठीक, ये सेल डिवाइड हो रही है, तो पहले एक सेल थी फिर कितनी हो गई, दो सेल हो गई। आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, आप जब कोई भी चाइल्ड है या बॉर्न होता है तो उसका साइज छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका साइज जो है उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है। तो क्यों बढ़ रही है, कोई भी ऑर्गन की लेंथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक एनिमल है, चाहे वो एलिफेंट ले लीजिए और एक छोटा सा इंसेक्ट ले लीजिए, एलिफेंट और छोटे से इंसेक्ट में सेल को लेकर के क्या डिफरेंस है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम सेल को देखें तो एक बच्चा कहेगा कि एलिफेंट के अंदर बड़ी बड़ी सेल होती हैं और जो इंसेक्ट होता है उसमें छोटी छोटी सेल होती हैं। हाँ, ये आप कह जरूर सकते हो, लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली में क्या है, इंसेक्ट की बॉडी में, जो छोटा इंसेक्ट उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल जो है वो कम है, जबकि जो एलिफेंट है उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, ठीक है। सेल का साइज जो होता है वो हमेशा छोटा ही होता है, साइज में कोई खास चेंजेस नहीं होते, लेकिन हाँ नंबर में काफी चेंजेस होंगे। वहां पर आप देखेंगे डिवीजन, और डिवीजन से क्या होते हैं, सेल के नंबर लगातार बढ़ते हैं और वो ग्रोथ में कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ग्रोथ के अंदर। इसमें सबसे पहली चीज जो लिखी है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। यहां पर क्या क्या बढ़ रहा है बेटा, मास है और नंबर, ठीक है। इसको भी हम किसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रोथ में, ठीक है। तो अगर हमें ग्रोथ डिफाइन करना है तो हम मास और नंबर की बात करने वाले हैं, ठीक है, समझ गए। यहां देखा आपने नंबर बढ़ रहे थे, यहां भी देख रहे हैं नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉडी का वेट भी लगातार राइज करता है, ठीक है, वो सब ग्रोथ में कंसिडर किया जाएगा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट और एनिमल, जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें या किसी प्लांट की बात करोगे, वहां पर आपको पता है एक सेल तो है नहीं, बॉडी में ट्रिलियन सेल है, मतलब हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी सेल कहां से आई, जबकि शुरुआत हमारी कहां से हुई थी, जायगोट से। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, मदर की बॉडी में, तो वहां एक सिंगल जायगोट बना था, एक ही सेल था। लेकिन फिर वो 9 मंथ का पीरियड कंप्लीट होता है, पूरा एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो वहां पर सारे ऑर्गन बनते हैं। तो वो ऑर्गन क्यों बने, क्योंकि सेल के जो नंबर है वो लगातार बढ़ते चले गए। तो यहां पर आप बात करोगे सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे, और सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे तो आप ग्रोथ की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर का बढ़ना भी ग्रोथ में कंसिडर हो रहा है। In plants, the growth occurs continuously throughout the lifespan, where in animals it occurs only in the certain age. ठीक है, एक चीज आप लोग देखते हैं कि हम लोगों में खास करके 18, 20, 22 साल तक क्या है, हाइट वगैरह बढ़ती है। उसके बाद अब जैसे मैं हूं, मेरी हाइट जितनी हो गई अब हो गई, अब इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। लेकिन अभी जो छोटे बच्चे जो क्लास 10th में है या 11th में है, 11, 12 में जो बच्चे हैं उनका वो पीक पॉइंट है, वहां पे ग्रोथ हार्मोन काफी तेजी से डेवलप होता है, उसमें हार्मोन बढ़ेगा और लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे घर में रिलेटिव्स आते हैं, वो कहते हैं अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए, ठीक है, क्योंकि वो तुमको जब 2-4 साल बाद देखते हैं तो उनको लगता है कि हाइट बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ गई हाइट, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई और लेंथ में आपका जो है इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन एक समय के बाद आपकी हाइट जो है वो रुक जाएगी। कहने का मतलब हम एनिमल्स में या ह्यूमंस में बात करें अगर, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। प्लांट जब तक सरवाइव करेगा, जब तक उसकी एज है, ठीक है, जब उसकी डेथ हो जाएगी उसके बाद छोड़ दीजिए, उससे पहले तक वो क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा। तो ग्रोथ का जो पीरियड है प्लांट में लगातार है टिल डेथ, जबकि एनिमल्स में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। दूसरी बात यहां पर बात कर रहे हैं, सेल डिवीजन अकर्स इन टिश्यूज रिप्लेस द लॉस्ट सेल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सेल डिवीजन की आपने बात की, अभी एक चीज होती है ग्रोथ, एक होता है रिपेयर, एक होता है रिप्लेसमेंट। तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं, सेल डिवीजन से, ठीक है। अगर हम क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के बारे में, तो वहां पे बताते हैं कि सेल डिवीजन की नीड क्या है, तो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। मान लो कहीं हमें चोट लग गई, तो यहां पर जो टिश्यू हमारे डैमेज हुए हैं वो कैसे रिपेयर होंगे, वहां पे नया टिश्यू कैसे बनेगा, तो बाय सेल डिवीजन बनेगा। पहले सेल बनेगी, फिर सेल से टिश्यू बनेगा, फिर धीरे धीरे वो जो आपने जो इंजरी थी वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि सेल डिवीजन से ही जो हमारे टिश्यू हैं जो डैमेज हुए हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और नया टिश्यू वहां पर आ जाता है, क्योंकि नई सेल्स आ जाती हैं बाय सेल डिवीजन। तो ये भी ग्रोथ का एक
तरीका है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब है। ग्रोथ अकर्स बाय द सेल डिवीजन, इट कैन बी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप बाय द सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन विट्रो कल्चर। ठीक है, लैब में जब हम कोई भी सैंपल लेके देखते हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया है, तो हमने बैक्टीरिया के कुछ सैंपल लिए और उनको हमने कल्चर मीडिया में रखा और फिर उसको 1-2 दिन बाद देखा हमने, तो उसमें काउंट किया कि कितनी सेल हैं, तो पता चला अभी उसमें 50 सेल हैं। फिर आपने देखा 1 हफ्ते बाद उसमें सेल जो है बढ़ करके 1000 हो गई हैं, ये आप काउंट नहीं कर पा रहे, इतनी सेल बन गई हैं। कहने का मतलब क्या है, जो यूनिसेलुलर बॉडी है वो भी डिवाइड करेगी और नंबर ऑफ सेल बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, एक चीज समझ में ये आती है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो सेल डिवीजन है कहीं ना कहीं कोई उनके रिप्रोडक्शन की तरह उनको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर उनके नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके का उनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन है। खास करके बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो, बाइनरी फ्यूजन पढ़ते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं वहां पर, जिसमें लगातार उनका जो है नंबर इंक्रीज करता जाता है और ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Growth can be represented as increase in the body mass. ठीक है, जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म की बात की, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों म्यूचुअली जो है एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, जो बताते हैं कि हाँ वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक, अब जैसे मानते हैं कि कोई भी मान लो छोटा बच्चा है, ठीक, वो बॉर्न हुआ, क्या वो तुरंत रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं करेगा। ठीक, पहले उसमें क्या होगी, पहले उसमें ग्रोथ होगी, वो पहले बड़ा होगा धीरे 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 धीरे। ठीक, जब उसकी एज 18-20 साल की होगी तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्टिवेट होंगे, हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे, तब उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन शुरू होगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही कोई प्लांट अगर है, जैसे ही आपने प्लांट लगाया, सीड जर्मिनेट किया, क्या तुरंत वो फ्रूट्स देगा? नहीं, पहले वो बड़ा होगा, मतलब पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पहले ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन, फिर ग्रोथ फिर रिप्रोडक्शन। ये एक साइक्लिक पाथवे हमारी लाइफ में चलता है और यही लाइफ में मेन पर्पस है। कोई भी बॉडी है वो रिप्रोड्यूस करती है, ग्रो करती है, उसके बाद फिर ग्रो करने के बाद जब एक एज आ जाती है तो फिर रिप्रोड्यूस करती है, फिर उनके नंबर बढ़ गए और फिर वो डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है और ये सारी एक्टिविटी हम कहां देखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नॉन लिविंग एक्टिविटी में हम लोग ये सारी बातें प्रॉपर तरीके से, खास करके मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स और जो बाकी बात करते थे जो टिश्यू डैमेज हो गए उनका रिपेयर जो हो रहा है, ये सब नॉन लिविंग चीजों में नहीं है। हाँ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात करें तो ग्रोथ हमको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, ये सब क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया कि ग्रोथ किस तरीके से हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में लिविंग और नॉन लिविंग को। अब एक बात यहां पर है, ये पॉइंट बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे बात किसकी की गई है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की गई है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है? आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, टेबल, चेयर, ठीक है, माउंटेन, ठीक है, या स्टोन है, पत्थर है कोई, वो भी सब क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, आल्सो ग्रो बाय इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, माउंटेन बॉर्डर्स एंड सैंड माउंट्स ग्रो बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी का टीला है, ठीक है, उस पर लगातार अगर आप मिट्टी रखते चले जाएंगे तो उसका साइज बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है, ग्रोथ होगी। माउंटेन्स जो होते हैं उनके ऊपर लगातार जो है सैंड कलेक्ट होती रहती है और उनका साइज बढ़ता जाता है, तो ग्रोथ वहां पर भी हो रही, लेकिन हम उसे क्या मानते हैं? नॉन लिविंग। तो एक बात ये बता रहे हैं कि जो ग्रोथ है वो कभी भी ये डिफाइन नहीं करेगा कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। कुछ एग्जांपल्स जो दिए गए हैं वो यहाँ पर माउंटेन, ठीक है, सैंड माउंट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरली देखने को मिलता है। इन कंट्रास्ट टू दिस, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे अगर हम लोग देखें तो आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी इंटरनल सेल डिवाइड कर रही है, बाहर से कहीं नहीं कि आपकी बॉडी में कुछ जोड़ा जा रहा है जिससे आपकी लेंथ बढ़ रही हो, नहीं, इंटरनल जो हमारी सेल है वो डिवाइड कर रही है, अंदर से चीजें बढ़ रही हैं और उससे हमारी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप ग्रोथ को कंसिडर करते भी हो तो ये समझ के रखिएगा कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो क्या है, इंटरनल है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ है वो क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, हेंस growth cannot be taken as defining property of living organisms. A dead organism does not grow. ठीक है, अब अगर हम वही बात आगे जो पहले हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। अब एक वर्ड आया बेटा यहां पर, डेड। ठीक है, डेड और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ही एक क्वेश्चन आता है लिविंग नॉन लिविंग तो वो आंसर वहां पर तो फटाफट बताते हैं, लेकिन जैसे ही डेड और नॉन लिविंग में डिफरेंस पूछा जाता है तो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि डेड जो है वो कहते हैं कि डेड ही नॉन लिविंग है, या जो नॉन लिविंग है वही डेड है। ऐसा नहीं हो सकता। डेड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि वहां पहले लाइफ थी। जैसे मान लीजिए घर में कोई टेबल है तुम्हारी, ठीक है, तो टेबल में जो वुडन मटेरियल है, ठीक है, और उसमें जो भी आयरन का पार्ट लगा हुआ है, जो मेटल लगा हुआ है, मेटल और आयरन ये सब क्या है, नॉन लिविंग चीजें। लेकिन जो वुडन मटेरियल है वो कभी किसी प्लांट में रहा होगा, उस प्लांट को काटा गया होगा, वहां से वो फर्नीचर, तो घर में जितना भी फर्नीचर है वो सब डेड है। क्यों? क्योंकि पहले वो प्लांट था, और प्लांट कैसा था, लिविंग। तो अगर पहले कभी लाइफ थी और अब उसमें लाइफ नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेड। मतलब पहले वो ग्रोथ करता था, पहले वो रिप्रोड्यूस करता था, पहले वो वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी, पहले वो रिस्पॉन्स करता था। इसका मतलब है जहां पर पहले कभी पास्ट में कभी लाइफ थी बट अब नहीं है उसे हम डेड बोलते हैं, और डेड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर तीन चीजें क्लियर हो गई, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। तीनों में क्या डिफरेंसेस है ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, क्लास 11th में जो पहला चैप्टर रखा गया है लिविंग वर्ड इसलिए रखा गया ताकि कॉन्सेप्ट आपका बन सके, क्योंकि 11th और 12th में आप पूरी बायोलॉजी को फिर से पढ़ने वाले हैं। जो अभी 6, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते आए हो, आप देखो कि बहुत सारे चैप्टर फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं अरे सर वही अभी तो पढ़ के आए हैं हम 9th में, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली में जो अभी आपने 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ा है वहां पर चीजें बहुत लिमिटेड अमाउंट में आपको बताई गई हैं, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं रटाने की कोशिश की गई है। लेकिन 11, 12th में अब आपको रटना नहीं है, चीजों को कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में मेन के चलना है, जिससे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आसानी से आप डील कर सको। ठीक है, रटने पर क्या होता है कि जितना रटोगे एक लिमिट होती है रटने की, लेकिन हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको दिमाग में अगर आप बना के चलोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये चैप्टर जो रखा गया है आप देखेंगे, पता है यहाँ पर जनरली अगर हम क्लास 11 में बात करें तो 20 से लेकर 25% बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं। अरे द लिविंग वर्ड इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, छोड़ो हटाओ नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का ये चैप्टर, इसके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो स्किप कर देते हैं कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कुछ स्कूल में टीचर्स भी ये कहते हैं कि छोटा चैप्टर इसको पढ़ लेना, मतलब इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ से कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और फिर आपको लगता है अरे ये तो लिविंग वर्ड से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, जैसे एक सिंपल सी बात, अगर हम लिविंग, नॉन लिविंग और डेड की बात करें तो आधे बच्चे शांत हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता इसका आंसर क्या लिखे। तो हर चैप्टर को पढ़ना है, उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से उसको टाइम देना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, हमारे साथ आप जो बने रहेंगे तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे देखिए ये इमेज दिखाई जा रही है, यहाँ पर ये लगातार आप देखें इसको तो सरफेस से लेकर ये एक हाइट इसकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें, जैसा कि खास करके जियोग्राफी में आप पढ़ते होंगे कि माउंटेन की रेंज जो है कभी पहले कम थी, धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पर आप देख रहे हैं ग्रोथ वहां पर भी दिखाई जाती है। तो उसी कुछ एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, वो नॉन लिविंग चीजों में भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आपने एक तो ग्रोथ को कंसीडर किया था, फिर उसे रिजेक्ट किया। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को हम क्या माने, डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग? तो उस पर अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रिप्रोडक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं, जैसे ईस्ट है, ठीक है, या बैक्टीरिया है, या बहुत सारे पैरासाइट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, उनके नंबर लगातार बढ़ते हैं। ठीक, मान लो किसी को बैक्टीरियल कोई डिजीज हो गई, ठीक है, आज आपने देखा कि गले में थोड़ी सी हमें खराश है, ठीक है, आपने सोचा कोई दवा नहीं लेंगे, 2 दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, 2 दिन बाद दिक्कत और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो जो 2 दिन का टाइम तुमने दे दिया ना, आपको पता है एक बैक्टीरिया 18 मिनट मतलब 18 मिनट में वो जस्ट डबल हो जाता है।
तो सोचिए घंटे भर में तो उनके नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपने 2 दिन हल्के में ले लिया, कोई मेडिसिन आपने खाई नहीं, उनकी संख्या जो 10-15 थे वो बढ़ करके आज लाखों की संख्या में हो गए। तो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए इनको हम कहां कंसिडर करेंगे, रिप्रोडक्शन में। फंजाई, ठीक है, फंजाई में हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में क्या होता है, बर्डिंग, वहां पर भी उसके नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लीवर में कोई भी इंफेक्शन होता है या कोई भी पैरासाइट जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, जिससे बॉडी में नुकसान होता है, ठीक है। या हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो हम भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, 1 से 2, 2 से आगे बढ़ता पूरी फैमिली बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी क्या है, रिप्रोडक्शन है। लेकिन आप देखिए बहुत से ऐसे ह्यूमन में अगर हम देखें, आप एग्जाम्पल होंगे जिन्होंने मान लीजिए उन्होंने शादी नहीं की, तो जाहिर सी बात है रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या वो लिविंग नहीं है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करे। इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, म्यूल का हो गया, लाइगर का हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ हाइब्रिड एनिमल हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, सेल्फ रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनको जब भी हमें बनाना होगा तो हम उनको हाइब्रिड कराएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके ही हम प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल थे। 2 टाइप का रिप्रोडक्शन आप पढ़ते हो, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, दोनों में फर्क क्या है। एसेक्सुअल बॉडी में जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल बनेगा नया वो बिल्कुल पेरेंट की तरह होगा, कार्बन कॉपी होगा, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल में क्रॉस ब्रीडिंग होती है, वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स होता है, उससे हमारी बॉडी में क्या आता है, वेरिएशंस आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोर हेल्दियर है किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता, एग्जैक्ट एक ही जो जीनोटाइप है वो लगातार आगे बढ़ता जाता है, जो कि सर्वाइवल के लिए उतना सही नहीं है, ठीक है। सर्वाइवल के लिए बेहतर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज आती है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, जैसे यहां पर हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड करती है, 2 नई सेल बनती है, ठीक है। यहां पर डीएनए होगा बेटा, यही डीएनए ट्रांसफर होगा इन दोनों के अंदर भी, ठीक है। कहने का मतलब यह है जब भी कोई सेल डिवाइड करती है तो अपने डीएनए को लेके चलती है, क्योंकि डीएनए में ही सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अगर ये डीएनए चेंज हो जाएगा तो सेल का नेचर ही चेंज हो जाएगा, ठीक। आपकी बॉडी में जितनी सेल है, ठीक है, ट्रिलियन सेल है, लेकिन सबके अंदर सेम डीएनए है। ऐसा नहीं है कि आंख में कोई दूसरा डीएनए, पैर में दूसरा डीएनए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मतलब यह है जब भी सेल डिवीजन होता है तो डीएनए भी कॉपी होता है। अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ तो जो भी सेल डिवीजन होगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है। उस केस में जो सेल आएगी वो प्रॉपर बिहेव नहीं करेगी, वो नॉर्मल सेल जो है नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो फंक्शन में कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर रहे, इसलिए हम लोग बात करते हैं सेल डिवीजन में डीएनए हमेशा कॉपी होता रहता है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज यहां जो लिखी है कि फीचर सिमिलर टू दीज ऑफ पेरेंट्स। अगर आप खुद को देखते होंगे तो तुम्हारे अंदर जो भी कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर से या मदर से मैच करते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स से भी मैच कर सकते हैं, हाइट मैच कर सकती है, बॉडी का कलर मैच कर सकता है, हेयर का स्टाइल मैच कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि लोग देख के बताते हैं कि हाँ ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। एक कंपैरिजन होता है, चेहरे को देख करके ही पता चल जाता है। तो ये किसका रिजल्ट है, ये डीएनए का रिजल्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम प्लांट की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली क्या है बेटा, सेक्सुअल। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल। अभी हम लोग ने बात की थी सेक्सुअल और एसेक्सुअल क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डीएनए मर्ज हो जाते हैं, 2 तरीके का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होता है, एक फादर का एक मदर का मिक्स करके जायगोट बनता है, उसी जायगोट से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो उससे क्या आता है, वेरिएशन, ठीक। हम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है अपने पेरेंट्स की, बट हाँ उनके कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर जरूर हैं, मदर और फादर के मिला करके, जिनको हम आगे कैरी करते हैं। इसके अलावा एक रिप्रोडक्शन और भी होता है, एसेक्सुअल। जैसा कि आपने कहा कि यहां पर देखिए ईस्ट के अंदर, ठीक है, या बैक्टीरिया में ये जो भी पैरासाइट्स है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल में गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक ही पेरेंट डिवाइड कर करके नंबर ऑफ सेल को बढ़ाते जाते हैं, वहां पर कोई वेरिएशन नहीं है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनके तैयार होता है। तो ये बात समझ लीजिएगा, 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। उसमें क्या चेंजेस हैं, क्लियर हो गया।
अब जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया है फंजाई को, ठीक है। फंजाई में आपने देखा कि वहां पर एक्चुअली स्पोर बनते हैं, फंगस में फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। प्रोटोनिमा मास ऑफ मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड हैं, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है। छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर हवा में फैल जाएंगे, फिर वो जहां पे सुटेबल कंडीशन होगी वहां पे जर्मिनेट करके फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसमें आता है फ्रेगमेंटेशन, एक पेरेंटल बॉडी है, उसको जितने पार्ट में तुम तोड़ दोगे वो उतने पार्ट में फिर से ग्रो कर जाएगी। आपने एल्गी का नाम सुना होगा, ठीक है। एल्गी जैसे मान लीजिए कहीं है, हम किसी भी तालाब में या नदी में, वहां से गए, आपने उसको वहां से तोड़ लिया और लाकर किसी दूसरी जगह पे फेंक दिया, धीरे धीरे वहां फिर ग्रो कर जाएगी। मतलब वहां पे कोई सीड नहीं है, ठीक। वो डायरेक्ट जो है बॉडी जितने पार्ट्स में टूट रही है उतने नए तरीके से वो रिप्रोड्यूस करती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये देखिए, ईस्ट में क्या हो, हाइड्रा है, बडिंग, यहां पर बडिंग हो रही है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर है, ठीक है। बर्ड्स बनते हैं, छोटे छोटे आउट ग्रोथ होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये ईस्ट की सेल है, तो इसके ऊपर ये छोटी सी ऐसे बर्ड निकलेगी, इसके ऊपर ये ऐसी बर्ड निकलेगी। ये बाद में क्या होगा, ये यहां से अलग हो जाएगी टूट करके और एक नई बॉडी फिर से बन जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ रीजनरेशन, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक लार्वा है, ठीक है। इसकी बॉडी को जितने पार्ट्स में तोड़ोगे, 3 पार्ट में टूट गई, अब इसका हर पार्ट फिर से ग्रो करके एक नई बॉडी को बना देगा, पूरा लार्वा फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बॉडी को जितने पार्ट में आप ब्रेक करोगे, हर एक पार्ट कैपेबल होता है पूरी बॉडी को फिर से बनाने के लिए। तो वो भी एक तरीके से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, कैसा, एसेक्सुअल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, सर्टेन एल्गी एंड अमीबा रिप्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इसको आप कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि यूनिसेलुलर बॉडी में सेल डिवीजन ही एक तरीके का क्या है, रिप्रोडक्शन है। और बैक्टीरिया की बॉडी में खास बात पता है क्या है, वो इमॉर्टल है, कभी मरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंटल सेल है, ठीक, वो रिप्रोड्यूस कर जाएगी तो क्या होगा, वो फिर से डिवाइड हो गई, फिर 2 नए बन गए, फिर वो आगे डिवाइड, मतलब उनका डेथ का नंबर ही नहीं आता है, वो पहले ही डिवाइड होकर के 2 इंडिविजुअल में टूट चुके होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किसी बैक्टीरिया के ऊपर कोई आप एंटीबायोटिक यूज करोगे तो उसकी डेथ होगी। ऐसा नहीं कि उनकी डेथ नहीं होती है, बट जनरली क्या है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या है, वो इमॉर्टल नेचर है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। पेरेंटल बॉडी जो है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो आगे से बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर इमॉर्टिलिटी रहेगी, उसको आप याद रखिएगा। सम ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स स्ट्राइल नेचर का है, वर्कर बीज हैं, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। मैंने कहा ना, बहुत से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में उन्होंने लिया है म्यूल के बारे में, और वर्कर बी, आपने हनी बी सुना होगा। हनी बी में 3 कैटेगरी की मक्खियां हैं, एक होती है क्वीन, एक होता है ड्रोन, एक होता है वर्कर। तो जो वर्कर बीज होती है वो केवल जाती हैं शहद वगैरह कलेक्ट करती हैं, उनका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल बाहर के मटेरियल को डिफेंस के लिए वो होती हैं, ठीक है। जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं, ठीक है, वो स्ट्राइल होते हैं। मक्खियों में खास बात पता है क्या है, वहां पर बेटा होता है बट फादर नहीं होता, ठीक है, बिना बाप का बेटा होगा, ठीक है। कहां पर, हनी बी में। वहां पर जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो फीमेल बन जाते हैं सारे, और जो फर्टिलाइज नहीं होते वो सब मेल बनते हैं, ठीक है। तो जो मेल है और जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइल होते हैं, ठीक है। तो वो अलग है, कभी इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में चैप्टर है जेनेटिक्स, वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन में बात आएगी, तो हम हनी बी पे काफी डिटेल वहां पर पढ़ेंगे। तो यहां पर देखा कि जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। एक लास्ट पॉइंट जो लिखा है कि हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब रिप्रोडक्शन भी क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो 2 चीजें होंगी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों क्या है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट आप इन्हें लिख सकते हो, ठीक है। बट इनके भी आप कंफर्म नहीं कर सकते कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसके लिए हमें किस पे काम करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म पे, रिस्पॉन्स पे, ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें जो हैं वो डिफाइन करेंगी कि वो बॉडी क्या है, लिविंग है, ठीक है। सिंपली घर में जैसे मान लो तुम बैठे हो, मम्मी या पापा ने आपको बुलाया, ठीक है, 1 बार बुलाया, 2 बार बुलाया, तुमने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो क्या कहेंगे, मर गए क्या, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिस्पांस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला यही समझेगा कि क्या हो गया, डेथ हो गई। मान लो आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा कोई एक्सीडेंट हो गया, आप उसके पास गए और आपने देखा कि आप उसको हिला रहे हो, कोई रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर एक डर आता है शायद उसकी डेथ हो गई, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर रिस्पांस नहीं होगा, जैसे कोई इंसान सो जाता है, तो सोना और मरना बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि उस समय बॉडी रिस्पांस नहीं करती है, ठीक है। लेकिन
जब आप स्लीप करते हो तो हाँ इंटरनल फंक्शन हमारे चलते रहते हैं। तो उस केस में कहते हैं कि एग्जाम्पल अगर आपको देख कोमा में, अगर कोई इंसान मान लो कोमा में चला गया, तो अब आप बताइए वो लिविंग है या नॉन लिविंग है या डेड है, क्या है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग में समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बताएं भाई। कोमा में जब डॉक्टर क्या कहते हैं कि वो पेशेंट कोमा में चला गया है, अब ना तो उसको डेथ घोषित करते हैं वो, ना वो चल फिर पा रहा है, ठीक है, तो आखिर वो कर क्या रहा है? तो आप देखेंगे कि कोमा की जो कंडीशन होती है वो सस्पेंडेड लाइफ होती है, वो बीच में होते हैं, वो बच भी सकते हैं और वो उनकी डेथ भी हो सकती है। आप देखते हैं थोड़े दिनों बाद डॉक्टर कहते हैं कि हाँ कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे फेल हो रहे हैं, तो ये डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक समय आता है फिर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक। लेकिन बीच में कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे सुधार आने लगता है, इंटरनल ऑर्गन जो है एक्टिवेट होने लगते हैं। आपने देखा कि वो उनकी जो आंखें हैं वो मूवमेंट उसमें शुरू हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत फिंगर्स वगैरह मूव करने लगती हैं, तो एक सुधार की तरफ, तो वो बीच में होते हैं। सस्पेंडेड लाइफ मानी जाती है कोमा को, वो ना तो अभी लिविंग है और ना ही डेड है, वो बीच में है, वो किधर भी जा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कंडीशंस पे, ठीक है। तो कोमा के केस का एक एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोमा की कंडीशन क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है या डेड है। तो उसमें आप कहेंगे, उसमें एक ऑप्शन आता है सस्पेंडेड लाइफ, वो हम वहां पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई रिप्रोडक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या, मेटाबॉलिज्म, ठीक। ये एक्चुअली जो हमारी एक्टिविटी है, ये कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, ठीक है। अब यहां से सारी चीजें डिफाइनिंग की तरफ है, सब डिफाइन करेगा कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहां पे लिया जाएगा, जैसे आपकी बॉडी में एक होती है मेटाबॉलिक के अंदर एक कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जब तुम बीमार होते हो, ठीक है, मान लो फीवर आ गया, कुछ हो गया, तो आप देखते हो कि बॉडी में लगता है कि एनर्जी नहीं है, या आप कभी अचानक मान लो बीमार नहीं हो और कभी आपको लगेगा कि नहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा है ना, थकावट सी लग रही है। एक्चुअली में क्या है, तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो गया है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हुआ, इसका मतलब है कि बॉडी की जो इंटरनल रिएक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, बट हमें बाहर से तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे ये यहाँ पे देखिए, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दो चीजें हैं। कैटाबॉलिक जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है और एनाबॉलिक जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट को तोड़ेगा वो कैटाबॉलिक, जो प्रोडक्ट को बनाएगा वो एनाबॉलिक। अब यहां पे जैसे ग्लाइकोजन है, ये किसमें टूटा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से क्या बना, एनर्जी। जब आप कुछ खाते हो वो जाके डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और आपको एनर्जी मिलती है और आप वर्क करते हो। लेकिन सोचिए आपको 2 दिन से खाना ना दिया जाए, ठीक है, कुछ भी खाने को ना दिया जाए, आप क्या होगा, आप धीरे धीरे बैठ जाओगे, बैठने के बाद लेट जाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी की सारी एक्टिविटी जो है बिल्कुल धीरे धीरे डाउन होती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी कब मिलती है, जब बॉडी में क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस। नॉन लिविंग चीजें हैं, उनको खाना दो या ना दो कुछ कोई मतलब नहीं है। घर में आप देखिए कोई भी सामान ले लो जो नॉन लिविंग है, उसको कभी कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ठीक है। कारण क्या है, वहां पर ये चीजें हो ही नहीं रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन सही नहीं है, वो सेम रिस्पॉन्स करेगा वहां पर, मतलब रिस्पॉन्स तो है ही नहीं है, मतलब वो हर कंडीशन में एक ही जैसा रहेगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, नॉन लिविंग। एनाबॉलिक के केस में क्या है, अभी जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज यहाँ पे क्या बना रहा है, एनर्जी। अगर यही ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन बना दे तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो दोनों के केस में फर्क है, यहाँ पे चीजें बन नहीं रही है, यहाँ टूट रही हैं और यहाँ पे बन रही है। तो दो तरीके के रिएक्शन है जो कहाँ पे आते हैं, मेटाबॉलिज्म में। आप ये कह सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जो डिस्ट्रक्टिव है वो कैटाबॉलिक, जो कंस्ट्रक्टिव है वो एनाबॉलिक, ठीक है ना। एक में एनर्जी का लॉस होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, एक में एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि वो यूटिलाइज होगी इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल कहां होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। तो आप कह सकते हो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। और ये कुछ पॉइंट्स इनको देख लेते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स व्हिच आर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू देयर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल की बात मैं पहले कर चुका हूं। आपकी बॉडी की सेल किससे बनी है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है, बायोमोलिक्यूल हैं, वो सब मिलकर के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। दीज कन्वर्जेंस और केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है या कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी चीजें टूट रही हैं या बन रही हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस के अंदर आती हैं। अगर ये रिएक्शन बंद हो जाएंगे तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी और उसी में हम उसको डेड घोषित कर देते हैं, ठीक है।
Metabolism comprises both constructive and destructive reaction occurring continuously in living organisms. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन लगातार चलती रहती हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हुआ और आपने देखा कि 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो आप क्या कहते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, सर देखिए खाना नहीं खा रहा है और ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे चल के उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि जब वो खा नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एनर्जी तो मिलेगी नहीं। एनर्जी कहां से आएगी? कैटाबॉलिक रिएक्शन से। अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस बंद हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में बॉडी में एनर्जी ना होने की वजह से वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा, और रिस्पॉन्स करना अगर खत्म हो जाएगा तो हम उसे डेड मान लेते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सबके अंदर है, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया क्यों ना हो या बड़ा प्लांट और एनिमल क्यों ना हो, सबके अंदर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग चीजों में मेटाबॉलिज्म नहीं है। घर में चेयर टेबल अगर है तो उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बाहर से कोई फूड दो या ना दो, वो सेम कंडीशन में ही रहेगी। Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system। ठीक है, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो। जैसे आप देखें लैब में हम प्रैक्टिकली भी ये सही चीजें कराते हैं। ठीक है, हम बाहर रेस्पिरेशन करा रहे हैं, हम बाहर जो है कोई भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस करा रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन डाल रहे हैं, एंजाइम का यूज करके उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो वो चीजें आउटसाइड द सेल भी हो सकता है और इनसाइड द सेल तो होगा ही। ठीक है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन है। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो लैब में कराई जाती हैं, तो वो चीजें बाहर भी हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉपर कंडीशन अगर आप देंगे तो वहां भी होगा। हेंस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी में है, डिफाइनिंग फीचर की बात अगर हम करेंगे तो जितनी भी सेल है, ठीक है, हर लिविंग बॉडी में क्या है? सेल है। आपने पढ़ा था, 9th में पढ़ लिया है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और हर एक सेल का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है? मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या बनती है? एनर्जी, और बिना एनर्जी की कोई सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। तो यहां पर हमने देखा एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कौन सी? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया हमारा कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, रिस्पॉन्स जिसको आप कह रहे थे अभी तक। ठीक है, कॉन्शियसनेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या स्टिमुलस कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे आपने एक प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट, देखा है? उसको जैसे ही आप टच करते हो उसकी जो लीफ है वो क्या हो जाती है? बेंड कर जाती है। ठीक है, छोड़ देते हो फिर से वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये आप देखते हो कि रिस्पॉन्स है। ये रिस्पॉन्स कैसा है? थिग्मोनास्टी। ऐसे ही जो प्लांट होते हैं वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी भी अट्रैक्ट होती है बाहर के स्टिमुलस से। ठीक है, लाइट वगैरह, जैसे आप बाहर जा रहे हो धूप में, तो धूप में अगर लगेगी तो आप सोचोगे कि बॉडी को कैसी तरह से उसको कवर किया जाए ताकि हमें गर्मी ना लगे। ठीक है, या बारिश में जा रहे हो तो आपसे उस जरा सा 2 बूंद पानी पड़ता है तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हो, कैसे बचा जाए। तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। कभी हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कभी कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल चल रहे हैं, तो आपने देखा कि कोई डॉग है, जो कुत्ता है, वो बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? तुरंत अलर्ट हो जाओगे, रिस्पॉन्स देना शुरू करोगे। हाँ, अब डिपेंड करता है, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, कोई कम। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जरा से छिपकली भी देखते हैं तो डर जाते हैं, चीखने लगते हैं, क्योंकि वो चीज, वो उनका डर है, वो हार्मोनल एक्टिविटी है बॉडी के अंदर। रिस्पॉन्स जो है आपका धीरे धीरे बदलता रहता है। एक ही एक्टिविटी अगर आपके साथ लगातार होती रहेगी तो आपके रिस्पॉन्स में जाहिर सी बात है चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे पहली बार जब आप बाइक चलाना सीखते हो तो क्या होता है? बिल्कुल आपकी बाइक कंट्रोल से बाहर होती है। ठीक है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हैबिट में आ जाते हो और फिर आप कान में लीड लगा करके भी बाइक चलाते हो, तो रिस्पॉन्स में चेंज आया है। मतलब प्रैक्टिस से चीजें परफेक्ट होती जाती हैं। तो यहां पर भी जो हमारा कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्टिमुलस से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उस रिस्पॉन्स को हम देखेंगे अगर, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो लिविंग है। ठीक, ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब जानते हैं ना, सिंपल बैक्टीरिया क्या है प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में कौन आएगा? प्लांट और एनिमल। रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल क्यूज। ठीक है, बाहर से इन्वायरमेंटल फैक्टर जो भी हैं उनके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग। Plants respond to light, water, temperature, etc. Human beings are self-conscious. ठीक है, therefore consciousness become the defining property of living organism. ठीक है,
तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, रिस्पॉन्स करने की कैपेसिटी है, और वो बताएगी कि बॉडी लिविंग है या नॉन लिविंग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ रहे हो, ये आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जैसा कि देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम किस तरह से पहचान कर सकते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसमें ये सारी बातें हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और उसके बाद कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11 का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, तो लिविंग, डेड और नॉन लिविंग के बीच का कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एक सेकंड टॉपिक लेके आएंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो इतनी सारी वेरिएशंस हैं, प्लांट क्या है, एनिमल्स क्या है, माइक्रोब्स क्या है, उनमें जो इतना सारा वेरिएशन, इसको कैसे समझें, कैसे इसकी स्टडी करेंगे, डाइवर्सिटी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जय जुगेर।